स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने उद्योग के प्रकार देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उद्योगों की स्थापना करने के लिए कौन सी जगह सर्वोत्तम होगी, ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, पूंजी की उपलब्धता, शक्ति के साधन, संचार, परिवहन और बाजार उद्योग स्थापना के प्रमुख कारक हैं। उद्योगों की स्थापना उसी स्थान पर होता है जहां इनमें से अधिकतर कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। विभिन्न उद्योगों के कच्चे माल को बॉक्स में प्रदर्शित किया गया है। देश के पिछड़े क्षेत्र के तीव्र औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार निवेशकों को विद्युत, परिवहन, संचार, कर आदि में छूट देती है। इसके परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के निवेशक पिछड़े क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं उद्योग को जो है अवस्थित करने वाले कारक, मतलब किन किन कारकों पर जो है वो उद्योग डिपेंड करता है। पहला जो है वो कच्चा माल हो गया। कच्चा माल मिलेगा तभी तो उद्योग जो है उससे कुछ नया चीज़ बनाएगा। और दूसरा हो गया भूमि, ज़मीन रहेगा तब ना, अब हवा में तो बनाएगा नहीं या फिर पानी में तो बनाएगा नहीं। फिर जल चाहिए। उद्योगों में जो जितने भी काम होते हैं, अधिकतर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर कुछ भी निर्माण करना होता है, उसके लिए जल बहुत ही आवश्यक है। अगर कुछ खाने के लिए बन रहा है तो उसको धोना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा। इस प्रकार से जल की बहुत आवश्यकता होती है। साथ ही साथ श्रम चाहिए, बिना श्रम के तो कुछ काम होगा ही नहीं। और पूंजी मतलब पैसा भी चाहिए। पूंजी में बहुत चीज़ आ जाते हैं, खास करके पैसा। फिर शक्ति के साधन मतलब बिजली हो गया या फिर कोयला हो गया, आग हो गया, ये सब। फिर संचार, जो भी उद्योग जो सामान निर्माण करेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब फैलाना कि हम ये सब बना रहे हैं और मेरा सामान आप खरीदें। फिर परिवहन, जो भी उद्योग निर्माण करते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम परिवहन करता है। परिवहन में जितने भी गाड़ी आते हैं, मोटर कार आते हैं, ये सब आ जाएंगे। और बाजार, बाजार मतलब जहां उद्योग अपना जो सामान निर्माण किया हो उसको बेच सके। इन सभी कारक जहां अधिकतर, इनमें से जो अधिकतर जहां उपलब्ध रहेंगे जिस जगह पर, वहीं पर जो है उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। वरना उद्योग लगा के भी कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, क्योंकि जो उद्योग लगाएगा उसको क्या होगा, घाटा होगा। और जो देश है वह उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बहुत सारे छूट देते हैं, जैसे कि बिजली बिल जो होता है उसको कम कर देता है, या फिर जो टैक्स लगता है उसको कम कर देता है, या फिर जो संचार मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो फैलाते हैं, अपने न्यूज़ को एडवर्टाइज करते हैं, उनमें भी छूट दे देता है। इस प्रकार से जो सरकार है उद्योग लगाने वाले को प्रोत्साहित करती है। आगे देखिए, औद्योगिक तंत्र। कृषि की तरह ही औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश के अंतर्गत कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल, परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचनाएं शामिल हैं, जबकि कई प्रकार के जटिल मशीन एवं मानवीय क्रियाकलाप प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। उद्योगों का अंतिम उत्पाद एवं इससे अर्जित आय निर्गत है। चीनी उद्योग में गन्ना, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में गन्ना पेराई, गन्ने के रस से चीनी निर्माण प्रक्रम, जबकि चीनी जो हम खाते हैं वो उत्पाद हो जाता है। देखिए, औद्योगिक तंत्र मतलब सबसे पहले कच्चा माल आया, फिर कच्चा माल को जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के जटिल मशीन में डालते हैं, फिर उसके बाद उत्पाद प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से यही 3 प्रकार के जो है औद्योगिक संरचनाएं होती है, जिसमें पहला हो गया निवेश, दूसरा हो गया प्रक्रम और तीसरा हो गया निर्गत। जो निवेश है उसमें कच्चा माल हो गया, ज़मीन हो गया, उद्योग लगाना, ये सब आ जाएगा। प्रक्रम में मतलब जो कच्चा माल है उसको मशीन में डालें या फिर कोई आदमी उस पर मेहनत किया और उसके बाद उसको कुछ बना दिया। फिर निर्गत में जो वो बनाया मतलब जो मैन्युफैक्चर हुआ, जो उद्योग लगा है उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट निकला उसको हम लोग बोलेंगे निर्गत। जैसे कि हम लोग खेत में हल जोएं, हल चलाएं, फिर धान डालें, ये हो गया निवेश। फिर प्रक्रम में धान को काटें, फिर निर्गत में धान को बाली से अलग किए, उसके बाद धान से हम लोग चावल निकालें, तो ये निर्गत हो गया। अगर हम लोग चीनी उद्योग की बात करें उदाहरण के रूप में, तो जो गन्ना हो गया जिसकी हम लोग खेती करते हैं, और मानव श्रम, ये हो जाएगा निवेश में। उसके बाद प्रक्रम में हो जाएगा गन्ना की पेराई, मतलब जब गन्ना का जूस बनाते हैं तो गन्ना को 2 रोलर के बीच में डालते हैं जिससे जूस निकलता है। उसी प्रकार फिर गन्ने के जूस से जो चीनी का निर्माण करेंगे, और जो लास्ट में हम लोग को चीनी मिलेगा वह निर्गत के रूप में हो जाएगा। फिर आगे देखिए, औद्योगिक प्रदेश।
औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के अनेक उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। ये एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। विश्व के कई क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है। ये क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में विकसित हुआ है। औद्योगिक प्रदेश मतलब कि जैसे कि कोई गांव हो गया, गांव में ढेर सारा घर है, अलग अलग घर है। इस घर में चाचा रहते हैं आपके, उस घर में हो सकता है आपके कुछ नहीं रहते हैं पर वहाँ पर कोई रहता है। इस प्रकार से औद्योगिक प्रदेश मतलब ढेर सारा उद्योग एक जगह लगा हुआ है, तो उस क्षेत्र को ही हम लोग औद्योगिक प्रदेश कहेंगे। और इस प्रकार जो उद्योग होते हैं वे एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि अगर मेरा उद्योग है तो हम लगा दिए प्लास्टिक का कारखाना, फिर बगल वाला का उद्योग जो है वह आलू का निर्माण कर लेगा, फिर तीसरा वाला उद्योग जो है वह आलू से चिप्स बनाएगा। तो आलू वाला, जैसे मेरा प्लास्टिक का उद्योग हो गया और बगल वाला का आलू, तो हम प्लास्टिक उसको देंगे और वह आलू देगा, फिर वह आलू से चिप्स बनाएगा और उसको प्लास्टिक में पैक करके बेचेगा। तो इस प्रकार से औद्योगिक प्रदेश विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं जो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। आगे देखिए, भारत में भी कई बड़े एवं छोटे औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला में देखिए, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, हुगली औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश, बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, वडोदरा, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, फिर कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। इस प्रकार से भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं जहाँ पर मतलब एक ही साथ अलग अलग जो है उद्योग लगाए जाते हैं और जो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड राज्य में विस्तृत है। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास का आधार खनिज पदार्थ की उपलब्धता है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क, बॉक्साइट, तांबा, यूरेनियम, चूना पत्थर तथा ऊर्जा का स्रोत कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह औद्योगिक प्रदेश में जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, घाटशिला, मुरी प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। जमशेदपुर तथा बोकारो में लोहा इस्पात उद्योग, मुरी में एल्यूमीनियम उद्योग तथा घाटशिला में तांबा उद्योग का विकास हुआ है। ये जो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश है यह झारखंड में स्थित है। जिससे झारखंड को हम लोग छोटा नागपुर भी बोलते हैं, तो छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश झारखंड में स्थित है। जैसे कि कोई जो फैक्ट्री हो गया वह जो है लोहा का निर्माण करता है, तो ये नहीं कि वही कोयला निकाल रहा है, वही बिजली बना रहा है और जो वही है लोहा का निर्माण कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसके बगल में एक उद्योग लगा हुआ है जो ज़मीन से है खनिज निकाल रहा है और खनिज को जो है वो लोहा बनाने वाला उद्योग को दे रहा है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो लोहा बना रहा है वो कोयला का ही निर्माण कर रहा है। कोयला का अलग एक खनन हो रहा है, उसके लिए अलग फैक्ट्री लगा हुआ है, और जो फैक्ट्री है वह लोहा बनाने वाले को कोयला दे रहा है। जिससे जो खनिज बनाने वाला जो उसको खनिज दिया है, खनिज का उत्पादन करने वाला, वो जो लोहा बनाने वाला उसको गर्म करता है, पिघालता है और उसके बाद उससे जो है लोहा का निर्माण करता है, सिरिया का। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उद्योग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसका जो मुख्य स्रोत है ऊर्जा के स्रोत, यह झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है इससे प्राप्त होने वाले खनिज है। जैसे बॉक्साइट हो गया, यूरेनियम होगा, चूना पत्थर हो गया या फिर कोयला हो गया, इन सभी से भी ये ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। फिर आगे देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग। विश्व में लोहा इस्पात, सीमेंट, तेल शोधन, एल्यूमीनियम, सूती वस्त्र, चीनी, जूट, चूना प्रौद्योगिकी जैसे अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें लोहा इस्पात, खनिज आधारित सूती वस्त्र, कृषि आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी आधारित उद्योग हैं। देखिए, उद्योग के भी प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर कोई लोहा इस्पात वाला उद्योग हो गया, सीमेंट वाला उद्योग होगा, तेल शोधन वाला हो गया, तो इन सभी को जो हम लोग बोलेंगे प्रौद्योगिकी। ये उद्योग है जिसके द्वारा हम लोग सीधे ज़मीन से जो है हम लोग प्राप्ति करते हैं इन लोगों का। जैसे सीमेंट हो गया, तेल शोधन हो गया। सीमेंट पत्थर को फोड़ते हैं और सीधे प्राप्त करते हैं। तेल शोधन पाइप डाले और सीधे पेट्रोलियम निकाल लिए और उसको प्योर कर लिए। तो ये सभी जो होते हैं प्रौद्योगिकी उद्योग होते हैं जिसमें ज़्यादा मशीन लगाना नहीं होता है, बस खनन करने के लिए मशीन लगाना होता है। और एक होता है जैसे कि लौह इस्पात हो गया या फिर सूती वस्त्र हो गया या फिर सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। ये जो हो गए ये तकनीकी आधारित उद्योग हो गए। इनमें मशीन लगाया जाएगा। जैसे लौह इस्पात, अगर हम लोग खनिज प्राप्त किए उसको लोहा में बदलना है तो उसके लिए हम लोग को कोयला भी चाहिए, फिर उसको ठंडा करने के लिए जल भी चाहिए, फिर उसको एक ढांचे में ढालने के लिए मशीन भी चाहिए।
तो यह एक तकनीकी आधारित उद्योग हो गए। जैसे सूती वस्त्र को ही मान लेंगे, सबसे पहले रेशम का खेती करेंगे, फिर रेशम से हम लोग धागा निकालेंगे, फिर धागा को हम लोग कपड़ा के रूप में बुनेंगे। तो ये सभी तकनीक आधारित हो गए। जबकि प्रौद्योगिकी उद्योग जो हो गए सीधे, जैसे कोयला का हम लोग पत्थर को फोड़े और कोयला प्राप्त करिए और उसको सीधे जला दिए, इसमें कोई तकनीक नहीं है। परंतु तकनीक सूती जैसे कि कपड़ा बनाने में हम लोग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। पहले जो है रेशम का खेती कर रहे हैं, फिर रेशम से धागा निकाल रहे हैं, फिर धागा से कपड़ा की बुनाई कर रहे हैं। आगे देखिए, लौह इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग हैं। इसके उत्पाद पर ही अन्य उद्योगों का विकास होता है। कई देश औद्योगिक रूप से कितना भी विकसित हैं, यह वहाँ के लोहा इस्पात उद्योग के विकास पर निर्भर है। लौह अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर इसके लिए मुख्य कच्चा माल है। श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन इसके अन्य प्रमुख निवेश हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कई प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले कच्चे माल को भट्टी में डाला जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। तत्पश्चात परिशोधन के बाद इस्पात प्राप्त होता है। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्षित किया जाता है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को हम लोग सभी उद्योग, जितने भी विश्व में उद्योग है, इसका आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्योंकि हर जो भी उद्योग है उसमें हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं, और मशीन का निर्माण किससे होता है? लौह से होता है या फिर इस्पात से होता है। इसीलिए इसको जो है सभी का आधारभूत उद्योग कहते हैं। और जो जितना भी देश है उसका औद्योगिक जो उद्योग है वह कितना विकास कर रहा है, मतलब कितना विकसित है, यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ का जो लौह अयस्क उद्योग है वह कितना माल बना रहा है या फिर वह कितना ज़्यादा डेवलप है। इसके साथ साथ अन्य कारक भी हैं, जैसे कि श्रम, पूंजी, भूमि, परिवहन। यह भी अन्य कारक हैं जो देश के जो उद्योग हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, मतलब उनके विकास में मदद करता है। जो लौह अयस्क उद्योग से इस्पात जो हम लोग प्राप्त करते हैं या सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, इसके कई चरण होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग खनिज प्राप्त किए उसको भट्टी में डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उससे जो होता है ऑक्साइड को अलग करेंगे, फिर उससे हम लोग प्योर अयस्क निकालेंगे। तो इस प्रकार से उसको शुद्ध करना पड़ता है, तब जाके हम लोग को जो है एक शुद्ध अयस्क मिलता है। प्रगलन मतलब उसको पिघालना होता है। जैसे कि कोई लोहा में अगर बालू आ गया है तो हम लोग लोहा को पिघालेंगे और जो बालू है वो तो पिघलेगा नहीं, तो इस प्रकार से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रगलन। आगे देखिए, सन 1800 ईस्वी के पूर्व लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना उन स्थानों पर की गई है जहां कच्चा माल, लौह अयस्क, जल एवं विद्युत शक्ति आसानी से उपलब्ध थे। उसके बाद 1950 तक इस उद्योग की स्थापना कोयला क्षेत्र, नदियों और परिवहन साधनों से प्रभावित थी। 1950 ईस्वी के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्री बंदरगाहों के निकट समतल भूमि में स्थापित होने लगे, क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल गया एवं लौह अयस्क विदेशों से आयात होने लगा। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग तथा बल्टीमोर प्रमुख केंद्र हैं। पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। चीन का अनसान तथा वुहान, जापान का टोक्यो तथा रूस का मैग्निटोगोर्स्क एवं चोको एवं चेलियाविस्क विश्व के बड़े इस्पात कारखाने हैं। ये रूस का ही है, चेलियाविंस्क, ये सभी। तो जो लौह इस्पात उद्योग है, सबसे पहले देखिए जो 1800 ईस्वी था, वो 1800 ईस्वी में जो लौह इस्पात उद्योग थे उसकी जो स्थापना होती थे वह इस प्रकार से देख लेते थे कि वहाँ पर विद्युत है या नहीं, या फिर वहाँ पर कच्चा माल है या नहीं। लेकिन 1950 तक आते आते जो इस तरह के उद्योग है इसकी स्थापना जो है कोयला क्षेत्र, क्योंकि कोयला उस समय जो ऊर्जा का सबसे प्रमुख था, या फिर नदियों या फिर परिवहन के साधन के आधार पर प्रभावित होने लगी। ये नहीं कि कच्चा माल मिल रहा है तो वही जगह लगा दे, और पता चल रहा है कि वहाँ से जो है परिवहन का कोई साधन ही नहीं है, या फिर वहाँ तक हम लोग विद्युत पहुँचा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इन सभी कारकों को बाद में देखा गया, जिससे जो होगा 1950 में उद्योग की स्थापना अलग तरीके से होने लगी।
जैसे मैंने पहले ही बताया, जहाँ भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, परिवहन हो गया या फिर ऊर्जा हो गया, जहाँ पर इनमें से सबसे ज़्यादा साधन हम लोग को उपलब्ध है, फैक्ट्री वहीं लगेगी। जबकि 1800 ईस्वी में ऐसा होता था कि जहाँ कच्चा माल प्राप्ति हुआ वहीं पर उद्योग लगा दिया, जिससे कि अगर चीनी बनाना है तो जहाँ गन्ना की खेती हो रही है वहीं चीनी बना दी। ये नहीं देखेगा कि ज़मीन है कि नहीं, वहाँ से हम लोग जो चीनी को सप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या फिर वहाँ पर हम लोग को बिजली प्राप्ति हो गई नहीं, ये सब को नहीं देखता था। कच्चा माल मिला, फैक्ट्री लगा दो। परंतु 1950 तक आते आते ये सभी में सुधार हुआ और जहाँ पर अधिक साधन उपलब्ध थे वहीं पर फैक्ट्रियाँ लगाए जाने लगी। फिर आगे देखिए, जो ये जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, भारत विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश है। और ये जो पीटर्सबर्ग है, इसको विश्व की इस्पात राजधानी कहा जाता है। इसके साथ साथ चीन का जो अनसान और वुहान, या फिर जापान का जो है टोक्यो, और रूस का मैग्निटोगोर्स्क एवं चेलियाविंग्स, ये विश्व के सबसे बड़े इस्पात कारखाने हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में लौह उद्योग। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।